इंग्लिश में 95 प्लस लाना इम्पॉसिबल सा लगता है। सच बताओ, मैथ्स में अगर एक क्वेश्चन गलती हो गया तो तुम बोलते हो कि मेरे कंसेप्ट गलत थे। साइंस में अगर एक क्वेश्चन गलती हो गया तो तुम कह सकते हो कि न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा टफ आया था। मगर अगर इंग्लिश में एक भी नंबर कम हो गया तो तुम डायरेक्टली एग्जामिनर को दोषने लगते हो कि यार उसको मुझसे ही क्या दुश्मनी है, मेरा ही मार्क्स को क्यों काट दिया। लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सच बताएं तो एग्जामिनर को क्या है, वो बस उन्हीं स्टूडेंट्स का मार्क्स करता है जो उसके दिमाग के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखता है। और आज मैं RY मोड के अकॉर्डिंग तुम्हें इंग्लिश का एक ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे तुम समझ सकते हो कि एग्जामिनर को किस तरीके का आंसर चाहिए। और जब तुम एक एग्जामिनर का माइंडसेट समझ जाओगे तो फिर कोई भी एग्जामिनर हो वह कैसे और कहीं से बहुत मुश्किल है उसका नंबर काटना। चलो पार्ट 1 के अंदर मैं तुम्हें समझाता हूं कि इंग्लिश एक एग्जाम नहीं, ये एक गेम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि तुमने स्विगी से पिज्जा ऑर्डर किया। हाँ, तुमने स्विगी से पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा बहुत ही टेस्टी था, पर जब पिज्जा आया तो वो बॉक्स जो था वो उल्टा था और पिज्जा जो है वो दिखने में उसका चीज सब बाहर निकला हुआ था। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तुम सोचो वो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा वो उस पिज्जा को देख के। हालांकि वो पिज्जा बहुत ही टेस्टी है, पर जब उसका फर्स्ट इंप्रेशन देखे तो बहुत ही गंदा लग रहा था, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही खराब था। सेम इसी तरह इंग्लिश भी है। इंग्लिश में आगे तुम्हारे मेन बॉडी में क्या लिखा हुआ है, टीचर उसको पहले नहीं देखता है। टीचर सबसे पहले देखता है कि स्टार्टिंग में इंट्रो तुम्हारा कैसा है, स्टार्टिंग में तुमने जो आंसर लिखा है उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, और इसके बेसिस पे ही उस पूरे सवाल का आंसर दे देता है बिना आगे पढ़े हुए। इसलिए सबसे पहले जो है ना, इंग्लिश में हमें नॉलेज से नहीं, हमें प्रेजेंटेशन से गेम को जीतना पड़ता है। और यही एक स्ट्रेटेजी है जो कि फर्स्ट पॉइंट में है। पार्ट 2 आता है रीडिंग सेक्शन का। देखो यहां पर पैसेज वाले सवाल में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जैसे ही पैसेज सामने आता है वो स्टार्टिंग से ही रामायण की तरह उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और शुरू से लेके अंत तक पढ़ते रह जाते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। पर मेरा ये स्ट्रेटेजी है, तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन देखना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर 3 से 4 क्वेश्चन रीडिंग कंप्रहेंशन से आए हैं तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को एक एक बार पढ़ो, उस क्वेश्चन के जो भी कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करो और उसके बाद उसके बेसिस पे तुम रीडिंग में पैसेज को पढ़ो। और उस पैसेज में जहां जहां वो पॉइंट्स आएंगे तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं वहीं के आसपास में है। इससे क्या होगा, तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस जो काम का चीज है बस तुम उस पर ही फोकस करोगे। लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि तुम्हें सुपरमार्केट जाना है और तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें कहा है कि बेटा दही और ब्रेड लेके आना है, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम सुपरमार्केट जाओगे, तुम पूरा सुपरमार्केट नहीं घूमोगे, तुम बस दही और ब्रेड को लेकर घर आ जाओगे। सेम इसी तरह तुम्हें पूरे पैसेज को नहीं पढ़ना है। यहां हम रामायण का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें हमारे आंसर से मतलब है। जो क्वेश्चन पूछा गया है बस उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स को ढूंढने लगेंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। पार्ट 3 आता है राइटिंग सेक्शन का। अब तुम मान लो कि तुम एक जॉब अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में। अब तुम जब कंपनी में अपना रेज्यूम भेजोगे तो सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करेगा, जब तुम्हें उसे एप्लीकेशन लिखोगे तो सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाले बंदे के पास अच्छा राइटिंग स्किल्स होना चाहिए। अगर तुम्हारा फॉर्मेट ही नहीं रहेगा तुम्हारे एप्लीकेशन में, तुम्हारा स्पेलिंग्स गलती रहेगा, ग्रामेटिकली बहुत ही ज्यादा एरर रहेगा बहुत ही बेसिक तरीके से, तो सामने वाला का मन में तुम ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए तुम्हारा राइटिंग स्किल यहां पे बहुत ही मैटर करता है। सबसे पहले तो तुम्हारा फॉर्मेट, अगर तुम एक एप्लीकेशन लिख रहे हो तो तुम्हारा ऊपर का फॉर्मेट बहुत ही मैटर करता है कि उस ऊपर का जो फॉर्मेट है वही तुम्हारे फ्री मार्क्स हैं। एक अगर 5 नंबर का एप्लीकेशन पूछ रहा है तो उसमें 2 से 3 नंबर तुम्हारे फॉर्मेट के ही बेसिस है, 2 नंबर तुम्हारा बॉडी और उसका कंक्लूजन है। तो सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मेट एक स्ट्रांग होना चाहिए। हर एप्लीकेशन का एक अलग अलग फॉर्मेट है। एप्लीकेशन भी 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्मल एप्लीकेशन, एक इनफॉर्मल एप्लीकेशन। तो तुम सबसे पहले इन दोनों एप्लीकेशन को बहुत ही सही तरीके से और बेसिक तरीके से सीखो। उसका फॉर्मेट को याद कर लो कि अगर मुझे अधिकारी को अगर एप्लीकेशन लिखना है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और एक दोस्त को एप्लीकेशन लिखना है तो उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है। इसके बेसिस के बाद तुम्हें क्या करना है कि अपने वर्ड्स को और अच्छे से लिखना है। तुमको थोड़ा में ही इतने अच्छे से लिख देना है कि सामने वालों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। और तुम्हारा राइटिंग भी यहां क्लियर होना चाहिए। राइटिंग का सेंस ये नहीं है कि तुम्हारा हैंड राइटिंग बिल्कुल ही मस्त होना चाहिए। राइटिंग का सेंस ये है कि तुम जो लिख रहे हो वो क्लियरली विजुअल होना चाहिए और क्लियरली समझ आना चाहिए सामने वाले को। पार्ट 4 आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। इस पार्ट्स में क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे डर जाते हैं।
जब ये फर्स्ट टाइम ये आया था ना हमारे क्लास 10th के बोर्ड्स में, तो लगभग बच्चे डर गए थे कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। तुम्हें सच बताओ ना तो एनालिटिकल पैराग्राफ जो है ना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपना ओपिनियन देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफ्स के बेसिस पे हमें आंसर को जज करना पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि सही लिखो या गलती लिखो। अगर तुम्हें ये चीज सही लग रहा है तो क्यों सही लगा इसके बारे में बताओ, अगर ये चीज तुम्हें गलत लग रहा है तो क्यों गलत लगा इसके बारे में बताओ। बेसिकली मैं अगर एग्जाम्पल दूं, लाइव सेट एग्जाम्पल दूं, तो जैसे कि है इंस्टाग्राम पे तुम देखे होगे तुम्हारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर इनसाइट्स का ऑप्शन आता है, जहां पर दिखता है कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स बढ़े, तुम्हारे वीडियोस पे कितने व्यू गए, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। यहाँ पे क्या एक डाटा बता रहा है कि कैसे क्या हुआ, और इसी डाटा के बेसिस पे अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस डाटा के बेसिस पे तुम सारा आंसर दे दोगे। इसमें तुम्हारे जबरदस्ती नहीं किया गया है, तुम आंसर को इसी तरह से लिखो। बस तुम्हें उस डाटा के बेसिस पे खुद को समझना है, ऑब्जर्व करना है उस चीज को और सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर देना है। जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पर अगर तुम्हें कोई चीज में गलत लग रहा है तो क्यों गलत लगा इसका एक सही एक्सप्लेनेशन दो, और कोई चीज में अगर तुम्हें सही लगा तो क्यों सही लगा इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो उस डाटा को पढ़ के। बस सिंपल सा इतना ही बात है एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर। पार्ट 5 हम बात करते हैं लिटरेचर के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सोचना होता है कि लिटरेचर पार्ट को हम रट के एग्जाम में चले जाएंगे और यहाँ पर बस रटना ही पड़ता है। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है और बहुत ही बड़ा गलत तरीका है। मैं जब अपने क्लास 10th में था तो मेरा स्ट्रेटेजी था कि लिटरेचर को हम एक प्रॉपर टाइम देंगे। वहां पर अगर हमारे टोटल चैप्टर्स हैं तो एक दिन में मैं एक चैप्टर का समरी पढ़ूंगा, समरी को समझूंगा। और YouTube पे आज के डेट में इतना सारे वीडियो डल गए हैं कि अगर 10 से 15 मिनट तुम इन्वेस्ट करते हो तो एक चैप्टर का पूरा समरी तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। लिटरेचर को सॉल्व करने के लिए एक चीज होना चाहिए, वो है तुम्हारा राइटिंग स्किल्स। तुम्हें इंग्लिश को हिंदी से इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हिंदी का राम आम खाता है तो इसका हम ट्रांसलेशन ही नहीं कर पाए। ऐसा अगर बहाल है तब फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, तब तुम्हें रटना ही पड़ेगा। पर तुम एक एवरेज बच्चे हो जिसको थोड़ा बहुत समझ आता है। हाँ, मैं ये भी बोलूंगा कि हर वर्ड मीनिंग का मतलब तुम्हें पता ही होगा, ये जरूरी नहीं है, पर बेसिक वर्ड मीनिंग का अंडरस्टैंडिंग तुम्हें होना चाहिए। राम आम खाया, राम घर गया, ये सब का तुम अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हो तो एग्जाम में भी तुम उस समरी को तुम्हें हिंदी में समझना है। 10 से 15 मिनट में तुम उस समरी को समझ जाओगे और उसके बेसिस पे फिर तुम उस पूरे जितना भी तुम्हें क्वेश्चन से पूछेगा उसको तुम अपने अकॉर्डिंग लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले उस चैप्टर का एक समरी वीडियो देखो, उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी PYQ पूछे गए हैं या उस बुक के अंदर एक्सटर्नल है वो तुम अपने अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करो। टीचर के भरोसे नहीं, हमें वो अपने अकॉर्डिंग और अपने आंसर्स में लिखना है, ताकि हम फिर लास्ट में मैच कर पाए सॉल्यूशन से कि हमने जो आंसर लिखा क्या ये आंसर हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 90% भी मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम सही डायरेक्शन में, हम जब एग्जाम में लिखेंगे तो एक सही बिल्डअप होगा। तो अभी से तुम्हें इस सेक्शन पे बहुत ही इंप्रूव करना है, ट्रांसलेशन वाले सेक्शन पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। और पार्ट 6 में मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि स्कूल में सभी टीचर्स बोलते हैं कि सैंपल पेपर को एग्जाम के 2-4 दिन पहले सॉल्व करना चाहिए। ये मैं गलत मानता हूं। मेरे अकॉर्डिंग तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, एक चैप्टर को सही से रिवाइज करो, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ही कह रखा है कि 4 मंथ्स स्ट्रेटेजी मैंने अपने चैनल पे डाला है। तुम क्या करो कि तुम्हें अपने सैंपल पेपर को जैसे ही सॉल्व, चैप्टर तुम समझ गए, पढ़ लिए, चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, उसी टाइम से तुम सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर तुम अभी से ही सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर दोगे तो जहां जहां तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं तुम इतने सारे दिन में अपने वीक पॉइंट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दोगे। और ये स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एट द लास्ट टाइम अगर तुम जाते हो तो कितना तुम इंप्रूव करोगे अपने आप को। तो अभी से ही अगर इस फ्लो में अगर तुम बने रहते हो तो ये 100% गारंटी है कि एग्जाम के आते आते तुम अपने आप को इतना अच्छा डेवलप कर लोगे। एक फाइनल रैपिड फायर दूं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश को आराम आराम से पढ़ो। यही एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को तुम अपने लास्ट तक यूज करो। मैं 100% दावा देता हूं कि तुम अपने एग्जाम में 95 प्लस जरूर स्कोर करोगे। अगर फिर भी तुम्हें कहीं भी मिस्टेक लगता है, तुम्हें कोई भी परेशानी आ रहा है, या तुम एप्लीकेशन नहीं समझ पा रहे हो, राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, एनालिटिकल पैराग्राफ में प्रॉब्लम है, लिटरेचर में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तुम कमेंट करके बताओ। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, फिर तुम्हें उसको सही तरीके से समझाऊंगा। और अगर तुम अपना सपोर्ट दिखाते हो तो मैं बीच बीच में एक PDF हो गया, समरी हो गया, ये सब भी तुम्हें टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहूंगा, ताकि तुमको चैप्टर को समझने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। और आज तो AI का जमाना है, तो कोई चैप्टर अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तुम AI से उसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हो। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास, और भी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।